अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना दूसरा रिकॉर्डेड लेक्चर हम शुरू करते हैं। जो हमारा पिछला लेक्चर था वो हम लोगों ने ड्युअलिटी की प्रॉपर्टी पे ख़त्म किया था। हम लोगों ने इसको देख ज़रूर लिया था कि ड्युअलिटी की प्रॉपर्टी क्या करती है। ठीक है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक सिग्नल टाइम डोमेन में एक्स ऑफ टी है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम जब कंप्यूट करते हैं और वो हमें एक्स ऑफ ओमेगा मिलता है, उसका एक एक्सप्रेशन हो सकता है और ज़ाहिर सी बात है कि हम उसे प्लॉट भी कर सकते हैं। और अगर हमारे पास अब इस एक्स ओमेगा से मिलता जुलता कोई सिग्नल टाइम डोमेन में हो और हमने उसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म निकालना हो, तो हम ओरिजिनल एक्स ऑफ टी की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ड्युअलिटी की प्रॉपर्टी जो है ना, उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा ना उस रेक्टेंगुलर पल्स वाले सिग्नल को रीविज़िट करना चाहूँगी, क्योंकि वो आज हमने काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल करना है, तो थोड़ा सा हम उसको इन डेप्थ देख लें। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने जनरल एक्सप्रेशन नहीं, हम लोगों ने जनरल एक्सप्रेशन नहीं निकाला था। हम लोगों ने ये करना सीखा था कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे एक पल्स -2 से 2 जाती है, तो उसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा। अच्छा, यूजुअली जो इस तरह की रेक्टेंगुलर पल्सेस होती है ना, उनको जो नाम दिया जाता है वो रेक्ट सिग्नल का होता है। ठीक है, अच्छा, और सिग्नल इस तरह से होता है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर ये एक रेक्टेंगुलर पल्स है सच दैट कि इसकी विड्थ -τ/2 से लेकर τ/2 है। ठीक है, तो टोटल इसकी विड्थ कितनी होगी? इसकी टोटल विड्थ होगी τ। ठीक है, ये टाइम एक्सिस है और इसका जो एम्पलीट्यूड दैट इज़ 1, मतलब दिस सिग्नल इज़ बेसिकली 1 फ्रॉम -τ/2 टू टिल τ/2। तो इस सिग्नल एक्स ऑफ टी को हम जो नाम देते हैं वी कॉल इट अ रेक्ट सिग्नल, और इसको हम, इसकी जो विड्थ होती है ना विच इज़ τ, वो नीचे इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, अब नाउ इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर मैं एक पल्स बनाऊं जो कि -1/2 से 1/2 जा रही होगी, जो ज़ाहिर इसकी विड्थ 1 है, तो इस सिग्नल को हम कहेंगे रेक्ट टी। ठीक है, क्योंकि τ इसका 1 है। और अगर मैं कोई सिग्नल बनाऊँ, जैसे ये बना हुआ है सिग्नल -2 से 2 टी, -2 से 2 जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे रेक्ट t/4। ठीक है, अच्छा, और इसी तरह से अगर मेरे पास कोई सिग्नल होगा जो कि मिसाल के तौर पे -1 से 1 जा रहा है और इसकी हाइट 2 है, तो इसको हम कहेंगे रेक्ट t/2, और इसके साथ बाहर भी 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसका जो अब मैग्नीट्यूड हम लोगों ने बढ़ा दिया, सॉरी एम्पलीट्यूड हम लोगों ने बढ़ा दिया। जो एक स्टैंडर्ड रेक्ट है उसकी जैसे ये वाला, ये स्टैंडर्ड है या जनरल है, इसकी जो भी विड्थ होती है वो टी के डिनोमिनेटर में लिखी जाती है, और इसका जो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये अगेन थोड़ा सा एम्पलीट्यूड स्केलिंग और टाइम स्केलिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। यहाँ पे चूँकि 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसकी हाइट ही 1 होगी, और यहाँ पे 2 लिखे जाने का मतलब है कि इसकी हाइट को मैं 2 लिखूँगी। ठीक है, अच्छा, तो हम लोगों ने जो ये वाली पल्स की शक्ल है ना -2 से लेकर 2 वाली, कल इसका निकालना सीखा था। बेसिकली हम वही अब काम करने लगे हैं। हम एक जनरल रेक्ट फंक्शन है ना उसका ट्रांसफॉर्म निकालना सीखने लगे हैं, विच वी हैव डन आई गेस लास्ट टाइम किया था, और उससे पिछले दफ़ा मुझे जहन में एग्जैक्टली नहीं है कि किया था कि नहीं क्लास में। ओके, तो ये मेरे पास एक्स ऑफ टी है, रेक्ट सिग्नल, और जो एक्स ओमेगा हम निकालेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ कोर्स आपको इसकी पहले लिखनी चाहिए, जो कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में जिसमें वेरिएशन आएगी। यहाँ पे हमारे पास एक्स ऑफ टी आएगा -j⍵t/dt, लेकिन मेरे पास जो एक्स ऑफ टी एक्चुअली वेरी हो रहा है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं हो रहा, तो हम उस लिहाज से इसमें फिर चेंज लेके आएंगे। ये मेरे पास आगे लिमिट्स एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1 इन ऑल दिस ड्यूरेशन, और ये मेरे पास आ गया बाकी का फंक्शन। ठीक है, और अब हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो विल गेट e⁻⁻ डिवाइडेड बाय -j⍵, और इंटीग्रेशन की लिमिट है -τ/2 से लेकर τ/2। ठीक है, अच्छा, अब जब इन लिमिट्स को प्लग इन करते हैं हम,
एक्सपोनेंशियल की पावर में तो e रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा टॉ ओवर 2 माइनस e रेज़ टू पावर, अब यहाँ माइनस ख़त्म हो जाएगा, जे ओमेगा टॉ ओवर 2 और माइनस ये वाला माइनस का साइन हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, जिसकी वजह से ये अब ये दोनों स्विच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये e रेज़ टू पावर जे ओमेगा टॉ बाई 2 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा टॉ बाई 2 इधर आ गया। और मेरे पास ये जो बाकी इक्वेशन मतलब इसमें अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, ठीक है, तो जो 2j है, सॉरी ये जो 2j है ये इसको साइन बना देगा और मेरे पास जो बाकी लेफ़्ट ओवर टर्म बचेगी दैट वी ओमेगा टॉ बाई 2। आई विल रिकमेंड वंस अगेन वेरी स्ट्रांगली कि प्लीज़ आपने इस डेरिवेशन को थोड़ा गौर से देखना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो प्लीज़ आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ओके। और फिर हम लोगों ने इसके बाद इसका प्लॉट भी करना सीखा था। अच्छा, प्लॉट में चूँकि कल हम लोगों ने जो प्लॉट करना सीखा था ना असल में सिंक फंक्शन का, वो चूँकि इसके हवाले से सीखा था तो वो उसकी ज़ीरो क्रॉसिंग्स भी अकॉर्डिंगली होनी थी। तो अब हम चूँकि यहाँ पर हम लोगों ने एक जनरल इक्वेशन का जनरल रेक्ट फंक्शन का ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा है, तो अब हम ज़रा इसको प्लॉट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है पहले यहाँ पे लिख दूँ, इसका था कि मैं हमारे पास जब भी कभी एक रेक्ट सिग्नल टाइम डोमेन में होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एरो का मतलब ये है कि टाइम डोमेन में ये सिग्नल है तो फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये मिलेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये है तो मुझे टाइम डोमेन में ये मिलेगा। ठीक है, और लीनियरिटी की प्रॉपर्टी कहती है कि मिसाल के तौर पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिर्फ इतना सिग्नल है मेरे पास, ठीक है, ये नहीं कि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर मुझे नहीं मिल रहा, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर फिर मैं यहाँ पे हम इसको मतलब रिवर्स करके लिखेंगे। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे अगर ओके, आई डोंट थिंक आई शुड एम्फसाइज ऑन इट, यू मस्ट नो दिस वेरी वेल। अच्छा, ओके, अब हम अगला स्टेप ये है कि हम ज़रा इसको प्लॉट करके देखने लगे सिंक फंक्शन को। बेसिकली उसकी शक्ल तो आपको पता ही है कि किस तरह की होती है। ये मेरे पास जो x एक्सिस पे आएगा ओमेगा, ये y एक्सिस पे आ गया x ऑफ ओमेगा। दिस इज़ अ डिकेइंग साइन वेव, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो ज़ीरो क्रॉसिंग्स हैं ये कहाँ कहाँ पे होती हैं। मतलब पहली ज़ीरो क्रॉसिंग कहाँ पे होगी, दूसरी कहाँ पे होगी, तो उसके लिए हमें इसका आर्ग्यूमेंट को देखने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ पे ओमेगा t बाई 2 बेसिकली पाए होगा या पाए का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, और बल्कि हमें यहाँ पे प्लस माइनस लिखना चाहिए। प्लस का मतलब है कि तारे ये वाली वैल्यूज़, माइनस का मतलब ये वाली वैल्यूज़। तो जहाँ जहाँ पे ओमेगा टॉ बाई 2 पाए होता जाएगा या फिर पाए का मल्टीपल होगा, बिकॉज साइन पाए के ऊपर हम वी ऑलरेडी नो दैट के जो साइन होता है वो पाए 2 पाए 3 पाए के ऊपर 0 होता जाता है। अच्छा, तो इस लिहाज से अब हम वी वांट टू फाइंड बेसिकली एक ओमेगा की वैल्यूज, क्योंकि ओमेगा इज ऑन एक्स एक्सिस, सो वी वांट ओमेगा की वैल्यू। सो ओमेगा बिकम्स इक्वल टू प्लस माइनस 2n पाई अपॉन टॉ। ठीक है, तो ये जो पहली मेरे पास आती है ज़ीरो क्रॉसिंग, वो आती है 2 पाई बाई टॉ के ऊपर, नहीं 2 पाई तो टॉ नहीं, तो नहीं, पहले में तो n की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो इट मस्ट बी n की वैल्यू 1 होगी, तो पहली वाली वैल्यू मस्ट बी 2 पाई बाई टॉ, दूसरी वाली वैल्यू मस्ट बी 4 पाई बाई टॉ, फिर 6 पाई बाई टॉ एंड सो ऑन। इसी तरह से ये वाली जो वैल्यू है दिस मस्ट बी 2 पाई बाई टॉ। यहाँ पे n को हम लोगों ने मतलब -1 रखा है। अच्छा, अब इस अंडरस्टैंडिंग के तहत इस चीज़ को थोड़ा सा लेके और आगे चलते हैं। इस बात का ये है मतलब कि मसलन अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है रेक्ट t/15, ठीक है, अब आपको जो चीज़ यहाँ पे करनी आनी चाहिए, अब बल्कि यानी वीडियो पॉज करके यहाँ पे करके ट्राई करना है। तो मसलन जो कि मैं अगर आपसे कहूँ कि इसको टाइम डोमेन में प्लॉट करो, तो ये मस्ट बी एबल टू प्लॉट इट इन टाइम डोमेन। ठीक है, टाइम डोमेन में इसे प्लॉट हम कैसे करेंगे, हम टाइम डोमेन में इसको प्लॉट करेंगे -7.5 से लेकर 7.5। ठीक है, तो एक दो चीज़ ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको आनी चाहिए कि टाइम डोमेन की प्लॉटिंग, और दूसरी फ्रीक्वेंसी डोमेन की इक्वेशन एज वेल एज फ्रीक्वेंसी डोमेन की प्लॉटिंग। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन की जो इक्वेशन है वो तो
ज़ाहिर है कि सिंक फंक्शन है, ठीक है। इसको सिंक फंक्शन को हमने यहाँ पे लिखा भी था, ठीक है। ये सिंक फंक्शन की इसकी इक्वेशन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? ये दूसरी चीज़ जो हमें करनी आनी चाहिए, 2/ओमेगा साइन ओमेगा। अब टॉ/2 है तो जिसका विच इज़ बेसिकली दिस वैल्यू 7.5, ठीक है। तो आप दूसरी ये है कि हमें साइन की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए और तीसरा हमें इसको देके प्लॉट करना आना चाहिए। तो इसकी जो प्लॉटिंग अभी ये थोड़ा सा है, इसका ज़रा इसका साइज़ थोड़ा मिसमैनेज हो गया। ओके, अब इसका पहला हमें कहाँ पे मिलेगी ज़ीरो क्रॉसिंग? जहाँ पे ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है, जहाँ पे ये वाला आर्ग्यूमेंट बेसिकली पाई के बराबर बनेगा और फिर बाद 2 पाई के बराबर, फिर 3 पाई के बराबर। तो पहली दफ़ा ये पाई बनेगा तो इसको मैं इसको यहाँ पे बल्कि लिख रही थी 7.5 व्हेनेवर इट विल बिकम इक्वल टू प्लस माइनस n पाई, या ओमेगा इज इक्वल टू n पाई बाय 7.5। तो इसकी जो पहली ज़ीरो क्रॉसिंग है वो मुझे मिलेगी पाई अपॉन 7.5 पे, अगली मुझे मिलेगी पाई अपॉन 7.5 इंटू 2, फिर तीसरी वाली मुझे मिलेगी पाई अपॉन 7.5 इंटू 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं फिर से एम्फसाइज कर दूं कि अगर आपके पास कोई भी टाइम डोमेन सिग्नल मतलब रेक्ट में आता है तो आपको एक तो उसको टाइम डोमेन में प्लॉट करना आना चाहिए, आपको उसकी इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। इक्वेशन का टेबल भी आपको गिवन होगा, बट स्टिल मतलब यू शुड बी एबल टू नो दिस। और तीसरा ये कि आपको इस सिंक फंक्शन को प्लॉट करना आना चाहिए कि इसकी ज़ीरो क्रॉसिंग्स कहाँ पर होंगी, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। अच्छा, ओके। अब ये थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हम वापस ज़रा डुअलिटी की प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं। हाँ जी, और चूंकि मैंने डुअलिटी की प्रॉपर्टी में एक्चुअली जो दो एग्जांपल्स करानी है उसमें से दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स, सो आई थॉट कि इसको हम ज़रा पहले डिटेल से डिस्कस कर लें। अच्छा देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मेरे पास लेट्स सपोज कि एक सिग्नल है टाइम डोमेन में विच इज़ अ रेक्ट सिग्नल, इट इज़ वेरिंग फ्रॉम -t1 से t1। अब आपने ना यहाँ पे रुक के पहले इसकी इक्वेशन ज़रा खुद से सोचनी है कि इसकी इक्वेशन क्या आएगी, और बहुत आसान है ये देखना कि या फिगर आउट करना कि इसकी इक्वेशन होगी रेक्ट t अपॉन 2t1, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन होनी चाहिए। अब इसके ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन क्या बनेगी और इसका ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन जो है वो प्लॉट कैसे होगी, तो ये आपने देखना है कि ये आपको बनाना आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि लेट सपोज कि ये जो सिग्नल है हमारे पास, ये वाला साइन फंक्शन, ये लेट सपोज कि हमारे पास टाइम डोमेन में मौजूद है। तो अब हम इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन कैसे निकालें? तो इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल या वर्जन निकालने के लिए हम इस सिग्नल की हेल्प लेंगे, ठीक है। अब मैं यही चीज़ आपको थोड़ा सा प्लॉट करके बताने लगी हूँ, लेकिन इसमें जहाँ पे भी कोई सवाल आएगा आई लेट यू नो, एंड देन प्लीज़ यू मस्ट पॉज दिस वीडियो फॉर सम टाइम एंड देन ट्राई टू गेस बाय योरसेल्फ, ठीक है। ओके, so this is a rect signal. Please test your knowledge by pausing this video here and plotting this signal. लेकिन है ये हम बिल्कुल पिछले कुछ few minutes पहले हम लोगों ने किया है। This signal varies from -τ/2 से τ/2। इसका जो मेरे पास आता है टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल, दैट इज़ साइन सिग्नल या सिंक सिग्नल इसे बोलते हैं। हम लोगों ने कल सीखा था कि सिंक सिग्नल कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया इसका इस तरह से, एंड आई नो कि ये 2 पाई बाय टॉ। देखिए सी कि मैंने ठीक लिखा क्या नहीं लिखा। हाँ, 2 पाई बाय टॉ के ऊपर इसकी पहली क्रॉसिंग आएगी, जो अगली क्रॉसिंग आएगी दैट विल बी ऑन 4 पाई बाय टॉ। अच्छा, अब मेरे पास एक सिग्नल है टाइम डोमेन में,
इस तरह का, ठीक है। और उसकी इक्वेशन है 2/t और साइन ओमेगा टी ओवर 2, ठीक है। अगर आप नोट करो तो एग्जैक्टली नहीं, मैंने ओमेगा की जगह बेसिकली टी लिखना है। तो ओमेगा की जगह टी और ये टॉ ऐसे रहेगा। अच्छा ओके, अब आप अगर गौर करो तो मैंने जहाँ जहाँ पे ओमेगा था वहाँ वहाँ पर उसको टी से रिप्लेस किया है। तो ज़ाहिर है मेरी इक्वेशन ये बिल्कुल जो सिग्नल की शक्ल बिल्कुल वैसी बनेगी। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि मेरे पास यहाँ पर एक्सेस चेंज हो जाएगा। ये एक्सेस मेरे पास ओमेगा था, ये एक्सेस मेरे पास टी है। अच्छा, अब इस सिग्नल का मुझे अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन फाइंड करना है तो आई विल टेक हेल्प फ्रॉम दिस सिग्नल, ठीक है। तो ड्युअलिटी की प्रॉपर्टी कहती है कि तो मैं इस सिग्नल में जहाँ पे मेरे पास टी है उसको मैं रिप्लेस करूँगी माइनस ओमेगा से, ठीक है। तो ये सिग्नल बनेगा मेरे पास रेक्ट माइनस ओमेगा अपॉन टॉ, ठीक है। और साथ उसके मल्टीप्लाई होगा 2 पाई, बिकॉज वी ऑलरेडी सीन के एक्स टी से हम एक्स ओमेगा जाएँ या एक्स ओमेगा से एक्स टी आएँ तो दोनों में 2 पाई का ही डिफरेंस होता है। तो ये मेरे पास एक यहाँ पे सिग्नल बनेगा, लेकिन चूंकि ये एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है, ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी ना, इसी इक्वेशन को मसलन मैं यूँ भी लिख सकती हूँ। यू नो कि इवन सिग्नल में मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे सिग्नल ने फ्लिप होना है तो सिग्नल ने वैसा ही रहना है। और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यू शुड बी एबल टू नो। वह एक्सेस से मेरा समझेगा है इस सिग्नल की विड्थ कितनी होगी, ये सिग्नल किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाएगा, ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें यहाँ से पता चलता है, ठीक है। तो इसकी टोटल विड्थ होगी टॉ, ये माइनस टॉ/2 से टॉ/2 तक इसको जाना चाहिए। और यही वाली जो सारी बात है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, एक हम और एग्ज़ाम्पल इसकी करते हैं। ऐसे तो होपफुली आपको इससे थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी यूज़ कैसे होती है, लेकिन लेट्स डू वन मोर एग्जांपल कि लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है g of t is equal to 2 divided by 1 plus t square and I want to find g of omega, ठीक है। मुझे इसका ट्रांसफॉर्म निकालना है। अच्छा, अब मेरे पास अगर मैं टेबल को कंसल्ट करूँ, टेबल आपके पास अवेलेबल होगा, अगर मैं टेबल को कंसल्ट करूँ तो आई नो कि मेरे पास एक ऑलरेडी एक सिग्नल अवेलेबल है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इससे मिलता जुलता उस सिग्नल को हम पिछले लेक्चर में निकाल भी चुके हैं। आप प्लीज़ जो पिछली वीडियो है उसके जो आप लोगों ने लेक्चर नोट्स बनाए उनको निकाल के देखना है। मेरे पास एक इस तरह के टाइम डोमेन से मिलता जुलता एक सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऑलरेडी मौजूद है, वो ये सिग्नल है, ठीक है। और इसका टाइम डोमेन सिग्नल भी मेरे पास है, वो सिग्नल है e⁻⁻a टॉ। अच्छा, वैसे तो मैं अभी प्रूव करने लगी हूँ यहाँ पर कि उसका किस तरह से निकलता है। मतलब हम इक्वेशन कैसे लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम इसको देखे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। मसलन ओके, पहले लेट मी राइट डायरेक्टली फर्स्ट एंड देन प्रूव इट थ्रू डेरिवेशन। मेरे पास टाइम डोमेन में जो सिग्नल है दैट इज़ e⁻⁻a टॉ, इसका जो ट्रांसफॉर्म है दैट इज़ एक्स ओमेगा इज इक्वल टू 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। जो फंक्शन जिसका मैं निकालना चाह रही हूँ वो ये है, जो कि इससे मिलता जुलता है। अब इसके ट्रांसफॉर्म के लिए, ठीक है, दिस इज़ जी ऑफ टी, इसके ट्रांसफॉर्म के लिए मुझे इस सिग्नल से हेल्प मिलेगी। तो मैं इस सिग्नल को मैंने इस एक्चुअली यूज़ करना है सच दैट कि मैं e⁻⁻a और t की जगह मैं डालूँगी माइनस ओमेगा और साथ इसके 2 पाई मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो माइनस ओमेगा मॉड में होगा तो ज़ाहिर है उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा ओके,
और इसके बाद हमारे पास तो अब आपको जो डुअलिटी की प्रॉपर्टी है ना वो अप्लाई करनी आनी चाहिए. इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट. कोई एग्जांपल खुद करने की कोशिश करते हो वो नहीं होती, देन लेट मी नो. अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी. कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी कल हम लोगों ने ना डायरेक्टली लगा ली थी. डायरेक्टली का मतलब ये है कि हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड फंक्शन का ट्रांसफॉर्म हम निकालना चाह रहे थे. यानी कि एक्स ऑफ टी अगर इंटीग्रेट हो रहा है तो इंटीग्रेटेड फंक्शन का ट्रांसफॉर्म क्या होगा. और फिर हम लोगों ने वहाँ पर ये चीज़ नोट की थी या ये चीज़ रिकॉल की थी कि हमारे पास बेसिकली जो फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है, मतलब जो मेरे पास ये वाला फंक्शन है दैट इज़ बेसिकली इक्विवेलेंट टू एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद यू ऑफ टी. तो बेसिकली वहाँ पे हम इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, बट आज हम इसका थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं. अच्छा, ओके. इक्वेशन नंबर 1 आप देखो. इक्वेशन नंबर 1 हमारी थोड़ी सी फेमिलियर इक्वेशन है. वी हैव ऑलरेडी सीन कि मेरे पास अगर दो सिग्नल्स कन्वॉल्व हो रहे हैं एच ऑफ टी और एक्स ऑफ टी, तो उसको इंटीग्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं कि एक सिग्नल वेरिएबल टी की जगह टॉल लिखा जाता है, दूसरे में टी की जगह हम टी माइनस टॉल लिखते हैं, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन की इक्वेशन है. और इसी तरह से हमारे पास एक फोरियर ट्रांसफॉर्म का रिलेशन है. मतलब वाई टी का अगर मैं ट्रांसफॉर्म लेना चाहूँ तो वो इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है. ओके, अब ये दिस थिंग इज़ इक्वल टू वाई टी. तो ये जो पूरे का पूरा वाई टी है मैं उठा के यहाँ पे प्लग इन करने लगी हूँ. ठीक है, तो अगर आप नीचे वाली इक्वेशन देखो तो मैंने क्या किया है कि वाई टी, ये जो वाई टी है इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है, बस ये इक्वेशन बच गई. अच्छा, ओके. अब ये जो मेरे पास लास्ट इक्वेशन है ना, इसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करने लगे हैं. मसलन हम थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे करने लगे हैं इंटीग्रेशंस की. मसलन अगर आप नोट करो तो ये जैसे इक्वेशन है मेरे पास एच ऑफ टी माइनस टॉ, इसको मैं इंटीग्रेट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू, या मैं कर सकती हूँ इसको ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई करके, बिकॉज दीज टू आर डिपेंडेंट अपॉन टी एंड दिस वे फंक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन ओमेगा एज वेल. तो डी ओमेगा के साथ, ठीक है, और फिर उसके बाहर हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टॉ करेंगे. अच्छा, जो ये वाली इक्वेशन है ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है. ठीक है, ये वाली, इसमें बेसिकली एच टी जो है वो डिले हो के हम उसका ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं. ठीक है, ये हम लोगों ने इसे कल ही सीखा था कि इसके टाइम डिले फंक्शन का ट्रांसफॉर्म कैसे निकलता है. तो टाइम डिले फंक्शन का जो ट्रांसफॉर्म है वो हमारे पास इस तरह से आता है. आप प्लीज़ इसको देखना. वैसे तो मैं काफ़ी श्योर हूँ कि इसको हम लोगों ने किया था, लेकिन इसको करने का कुछ तरीका अदरवाइज़ ये होता है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक सिग्नल एक्स ऑफ टी है जिसका ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा है. ठीक है, और अगर मैं एक टाइम डिलेड सिग्नल एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, मसलन अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्म निकालना चाह रही हूँ तो व्हाट डू आई डू कि लेट मी कॉल इट x1, और इसके ट्रांसफॉर्म को मैं कह देती हूँ कि वो x2 ओमेगा है. तो x2 ओमेगा इज इक्वल टू एक्स टी माइनस टी नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा टी और डी टी. ठीक है, अच्छा, अब लेट्स सपोज कि जो टी माइनस टी नॉट है इसको हम किसी वेरिएबल टॉ से रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है, और इसी तरह से जो मेरे पास डी टी है वो डी टॉ बन जाएगा, और यहाँ पे टी में भी वेरिएशंस आ जाएंगी. तो फिर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करें, ये बन जाएगा टॉप प्लस टी नॉट और ये डी ऑफ टॉ. ठीक है, बाकी मैं काफ़ी श्योर हूँ कि इसको हम लोगों ने कल करके देखा था. प्लीज़ आप इसको स्प्लिट करो, टी नॉट वाले वेरिएबल को आप बाहर निकाल सकते हो क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ टॉ हो रही है. तो हमें ये देख के अंदाज़ा होगा कि बेसिकली ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी नॉट और यहाँ पे x1 ओमेगा. ठीक है, तो x2 ओमेगा जो है ना वो बेसिकली वो किसके बराबर होता है, x1 ओमेगा के ही साथ इसके ये वाला इजाफी फैक्टर होता है जिसमें आप टी नॉट नोट करो तो ये वो डिले है जो हम जिस डिले टाइम डोमेन सिग्नल में इंट्रोड्यूस हुआ है. तो h ओमेगा हमें जो यहाँ पे मिलेगा उसके साथ
ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि एच टी में यहाँ पे टॉ फैक्टर टॉ जितना डिले हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एच ओमेगा हमें मिल रहा है विद दिस एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अच्छा, अब एच ओमेगा बेसिकली इस इंटीग्रेशन से बाहर जा सकता है क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टॉ हो रही है, एच ओमेगा इसके लिए कांस्टेंट है। तो बाकी हमारे पास जो लेफ्ट ओवर स्टफ है वो दिस थिंग है, और ये सिंपली मतलब इसमें टॉ एक डमी वेरिएबल है। आप चाहो तो ये 3 जगह जो टॉ अपीयर हो रहा है तीनों जगह पे इसको टॉ की जगह टी लिख सकते हो। तो बाकी अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो एक्स ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करने की इक्वेशन है। तो वी सॉ कि ये जो वाई ऑफ ओमेगा दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू एच ओमेगा एक्स ओमेगा। अच्छा, हम लोगों ने इस इक्वेशन में या इस डेरिवेशन में बेसिकली हम लोगों ने किया ये है कि अगर हमारे पास एक सिग्नल वाई ऑफ टी है जहाँ पे दो सिग्नल्स कन्वॉल्व हो रहे हो, मतलब एच टी और एक्स ऑफ टी अगर वो कन्वॉल्व हो रहे हैं, और मैं अगर इक्वेशन के दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूँ सच दैट, यही चीज़ हम लोगों ने आई गेस कल की हुई थी कि मेरे पास एक सिग्नल है वाई ऑफ टी विच इज़ इक्वलेंट टू एच ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच ऑफ टी। ठीक है, अब मैं अगर दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूँ, मसलन मैं इस इक्वेशन के ऊपर भी फोरियर अप्लाई करूँ और इस इक्वेशन के इस पार्ट के ऊपर भी फोरियर अप्लाई करूँ, तो आई नो कि जो वाई ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो तो बराबर होता है वाई ओमेगा के। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने कल ये सीखा था कि ये बेसिकली बराबर हो जाता है एक्स ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय एच ओमेगा। ठीक है, और वो होता किस तरह से है वो इन दोनों स्लाइड्स में हम लोगों ने इसको सीखा भी है, लेकिन जो ओवरऑल इस प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टाइम डोमेन में अगर कॉन्वोल्यूशन हो रही होती है, एंड इफ़ आई लुक इनटू दिस इक्वेशन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास विच शोज़ मी फ्रीक्वेंसी कंटेंट, राइट, फिर तो मुझे ये नज़र आएगा कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में बेसिकली दोनों सिग्नल्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, उनके जो फ्रीक्वेंसी डोमेन काउंटर पार्ट्स हैं दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। अच्छा, अब ये थोड़ी सी चीज़ें से आसान हो जाती है। कॉन्वोल्यूशन अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा लंबा और ट्रिकी प्रोसेस था, उसमें हाथ से अगर सिग्नल के डिफरेंट सेक्शंस थे तो हमें उनको देखना पड़ता था कि उनका ओवरलैप रीजन कौन सा है, और उसमें फिर हमें इंटीग्रेशन कैरी आउट करनी पड़ती थी। फिर इंटीग्रेशन की अपनी लिमिट्स होती थी और वो इंटीग्रेशन कितनी देर के लिए वैलिड है वो हमें अलग निकालना पड़ता था। तो इट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अगर सिग्नल कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो कॉन्वोल्यूशन का प्रोसेस भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम आगे देखते भी हैं। मसलन हम एग्जांपल यहाँ पे करने लगे कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ अ डिफरेंशिएटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, अच्छा पहले तो मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है। ये टर्म आप लोगों के लिए नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए आपको ना ज़रा यहाँ पे गेन रुक के थोड़ा सा सोचना चाहिए कि एच ऑफ टी क्या चीज़ है। एच ऑफ टी को हम कहते हैं क्या है? एच ऑफ टी इज़ बेसिकली इम्पल्स रिस्पांस। ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हम हमारे पास सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के हमने दो तरीके सीखे हैं। एक तरीका तो हम लोगों ने ये सीखा है कि दो अगर हमारे पास सिग्नल्स हैं, एक इनपुट सिग्नल और एक आउटपुट सिग्नल, उन दोनों को हम किसी इक्वेशन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करें। मसलन अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन है 2xt - 3 मिसाल के तौर पे, तो हमें ये पता है कि जब भी इस सिस्टम में कोई भी सिग्नल x ऑफ t एंटर होगा तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करेगा और उसको आउटपुट पे प्रोड्यूस कर देगा। या मेरे पास इसी तरह से कोई और इक्वेशन अगर हो y ऑफ t इज़ इक्वल टू xt मल्टीप्लाइड बाय cos ओमेगा t, तो मुझे पता है कि मेरे सिस्टम ने क्या करना है कि x ऑफ t को एक कोसाइन वेव से मल्टीप्लाई करना है और मुझे आउटपुट पे दे देना है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सिस्टम की एक ये रिप्रेजेंटेशन या ये इस तरह की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें सिस्टम के इनपुट और आउटपुट सिग्नल से रिलेटेड है। एक मेरे पास और सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है विच इज़ कॉल्ड इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स में मुझे एक सिग्नल की फॉर्म में सिस्टम गिवन होता है। ठीक है, और उससे मुझे ये पता चलता है कि मिसाल के तौर पे ओके, पहले मैं इसको तरफ ब्लॉक डायग्राम में प्रेजेंट करूँ कि अगर मेरे पास लेट सपोज के सिस्टम के इनपुट पे एक x ऑफ t आएगा और आउटपुट है y ऑफ t आएगा, तो मुझे उस सिग्नल मुझे h ऑफ t की इक्वेशन को देख के पता चलेगा कि सिस्टम ने कैसे बिहेव करना है। मसलन अगर
एच ऑफ टी एक यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो मुझे ये पता चलेगा कि अच्छा ये सिग्नल जो सिस्टम है उसने टाइम के साथ बेसिकली कांस्टेंट रहना है, उसमें वेरिएशंस नहीं है। लेकिन अगर वो कोई एक्सपोनेंशियल सिग्नल होगा तो मुझे ये अंदाज़ा होगा कि ये जो सिग्नल है ये अगर टाइम के साथ जो भी इनपुट की वैल्यूज़ हैं उसको उसने स्केल डाउन करते जाना है, ठीक है। जब सिस्टम को मैं स्टार्ट करूँगी तो शुरू की जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी मुझे ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, गुजरता जाएगा, तो इनपुट जो है वो बेसिकली डैम्प होके मुझे मिलेगी। तो मुख्तलिफ हमारे पास जिनके एच ऑफ टी की जो होते हैं, एच ऑफ टी जो सिग्नल होता है उसको देकर हम सिस्टम के बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसे इनपुट को बेसिकली कैसे हैंडल करना है। ओके, तो ये जो एच ऑफ टी होता है इसको हम इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं। ओके, तो अभी यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि अभी तक हम लोगों को सिस्टम की दो रिप्रेजेंटेशंस पता थी, या इक्वेशन की फॉर्म में सिस्टम गिवन होता है या इम्पल्स रिस्पॉन्स की फॉर्म में। और अगर मैं इम्पल्स रिस्पॉन्स का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म ले लूँ, ठीक है, इफ़ आई अप्लाई फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूँ, फोरियर, तो आपको भी पता है कि इसको कंप्यूट करने का जो तरीका है वो ये है, e⁻−j⍵t dt, ठीक है। इक्वेशन ये है, और इसको जो हम नाम देते हैं एच ओमेगा का, वी कॉल इट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि एच टी यानी कि इम्पल्स रिस्पॉन्स का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो दैट इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एच ओमेगा। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि फाइंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ अ डिफरेंशिएटर। अच्छा, डिफरेंशिएटर का मतलब ये है कि मेरे पास जो सिस्टम है वो डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है। डिफरेंशिएटर कि मैं उसको इनपुट पे जब भी कोई सिग्नल दूंगी तो वो मुझे डिफरेंशिएट करके आउटपुट पे दे देगा, ठीक है। तो आउटपुट इज़ अ डिफरेंशिएटर, यस सॉरी, सिस्टम इज़ अ डिफरेंशिएटर एंड आउटपुट इज़ अ डिफरेंशिएटेड आउटपुट। ओके, तो अब मैंने इसके ऊपर बेसिकली दोनों तरफ फोरियर लगाना है। तो फोरियर ऑफ दिस थिंग and Fourier of this thing. I know Fourier of y of t is y of omega. अच्छा, ये अगेन एक डिफरेंशिएटेड सिग्नल का ट्रांसफॉर्म है। अगर आपको याद ना रहे, आप यू कैन ऑलवेज रेफर टू अ टेबल, वो टेबल आपके पास होगा भी, अवेलेबल भी होगा, तो आपको उसका रटा मारने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे आप डायरेक्टली देख भी सकते हो। अभी किताब में आई गेस आर्टिकल 4.6 में दो टेबल समराइज भी हैं, एक प्रॉपर्टीज़ का टेबल और एक फोरियर ट्रांसफॉर्म का अपना टेबल, तो वो आप रेफ़र कर सकते हो। तो जो डिफरेंशिएटेड सिग्नल की आउटपुट होती है दैट इज़ इक्वल टू j ओमेगा x ओमेगा, ठीक है। और हम लोगों ने ये अभी थोड़ी देर पहले, अच्छा नहीं, इसके ऊपर नहीं है, ये वाली इक्वेशन अगर आप देखो, ये वाली इक्वेशन, तो यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है, एच ओमेगा मल्टीप्लाइड विद एक्स ओमेगा इज इक्वल टू वाई ऑफ ओमेगा। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में वाई ओमेगा डिवाइडेड बाय एक्स ओमेगा कर दूँ, ये मेरे पास जे ओमेगा आता है, और एंड बाय कंपेयरिंग माइन इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, तो मुझे ये पता चलता है कि दिस इज़ बेसिकली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, यानी कि डिफरेंशिएटर, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, प्लीज़ नोट डाउन कि आप लोगों ने इस तरह गलती नहीं करनी। टाइम डोमेन में हमने ये रिलेशन देखा है, वाई टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच ऑफ टी, राइट। फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्स ऑफ ओमेगा गेट्स मल्टीप्लाइड विद एच ऑफ ओमेगा टू गिव वाई ऑफ ओमेगा। ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे स्लाइड पे गिवन भी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमें अगर एक्स ओमेगा चाहिए तो हम वाई ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय एच ओमेगा कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। अब मिस्टेकनली बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्वोल्यूशन की इक्वेशन को भी इसी तरह से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, और वाई टी मतलब अगर मुझे मिसाल के तौर पे सिस्टम का एच ऑफ टी चाहिए तो इस तरह से लिखेंगे। अब ये इस तरह से लिखना टोटली गलत है, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन वाले पार्ट को आप इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो प्लीज़ ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है इसको आप लोगों ने
सारे सिग्नल्स का ट्रांसफॉर्म कंप्यूट हुआ हुआ है तो हम उनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो पहला जो सवाल हमारा था कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालना है हमने डिफरेंशिएटर का, वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब अगला सवाल ये है कि हमारे पास ये सिस्टम है, ये इनपुट सिग्नल है और हम लोगों ने इसका आउटपुट निकालनी है। अच्छा, ये सवाल हम लोगों ने पहले कॉन्वोल्यूशन से किया हुआ है एंड आई वुड रिकमेंड कि आप इसको कॉन्वोल्यूशन से ज़रूर करो पहले, ताकि आप दोनों आउटपुट्स को कंपेयर कर सको। ठीक है, मेरे पास है y ऑफ t वेयर y ऑफ t विल बी कंप्यूटेड लाइक दिस। ठीक है, इनपुट सिग्नल है मेरा e रेज़ टू पावर माइनस बी टी यू ऑफ टी और आई नीड टू कन्वॉल्व विद ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। बी ओ टी यूजली गिवन नहीं है, लेकिन ये गिवन होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर इज अज्यूम्ड टू बी लेस देन 1। तो ये मेरे पास सिग्नल प्लॉट होके ऐसे बनेगा और ये भी सिग्नल मेरे पास प्लॉट होके ऐसे बनेगा। डिकेइंग रेट डिपेंड करता है बी और ए की वैल्यू के ऊपर। तो अगर ज़रा मैं कॉन्वोल्यूशन करूँ तो मेरा पहला स्टेप होगा कि मैंने इन दोनों को टॉ से रिप्लेस करना है। मेरा दूसरा स्टेप होगा कि मैंने किसी एक को वैसे ही रखना है और दूसरे को मैंने फ्लिप कर देना है। और तीसरा स्टेप होगा कि मैंने उसको शिफ्ट करना है। ठीक है, अच्छा, और ज़ाहिर है कि इस स्टेज के ऊपर तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगी और ये सिग्नल जैसे जैसे आगे की तरफ जाएगा तो ही इंटीग्रेशन पॉसिबल होगी। और इनका जो ओवरलैप्ड रीजन निकलेगा, मतलब बेसिकली एक ही इसमें इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगी जब सिग्नल इस तरह से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन ऑलवेज टेक फ्रॉम 0 टू पाई। प्लीज़ ट्राई टू डू दैट ताकि आपको इसका आंसर मिल जाए। अच्छा, अब हम इसी सवाल को करने लगे हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के थ्रू सॉल्व। ठीक है, अच्छा, प्लीज़ आपने इसका आंसर निकालना ताकि फिर आप दोनों आंसर्स को कंपेयर कर सको। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको समझना भी है और ये आपको को करना भी आना चाहिए। ओके, ये मेरे पास जो h ऑफ t है दैट इज़ ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। कल हमने इसका ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा भी था, आप टेबल भी देख सकते हो, इसलिए मैं इसका ट्रांसफॉर्म भी डायरेक्टली लिखूंगी। आप लोगों ने इसका ट्रांसफॉर्म निकालना है मुझसे। अगर आपको समझ नहीं आता कि कैसे निकला तो मुझे फिर बताना, लेकिन हम लोगों ने कल इसका ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा है। तो एच ओमेगा मेरे पास आता है ए प्लस जे ओमेगा। ठीक है, और इसी तरह से जो सिग्नल एक्स ऑफ टी है वो ये सिग्नल है। इसका अगर मैं ट्रांसफॉर्म निकालूं तो ये मेरे पास इस तरह से आता है। ठीक है, मैं एक्चुअली जो हमें चीज़ निकालनी है दैट इज़ वाई ऑफ टी। अच्छा, अब मेरे पास एच ओमेगा और एक्स ओमेगा, मुझे पता है कि टाइम डोमेन अगर कॉन्वोल्यूशन हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये दोनों सिग्नल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लाई होकर मुझे ये वाई ओमेगा देंगे। ठीक है, तो एच ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई एक्स ओमेगा, ये मेरे पास मल्टीप्लाई होके ये आ गए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन का। ठीक है, अब हम लोगों ने ये जो डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है, ठीक है, इसको इक्वेशन में दोनों तरफ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो जब दोनों तरफ हम लोगों ने, बल्कि नहीं सॉरी, अभी नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना। अभी हम लोगों ने करना यूँ है कि ये जो इक्वेशन एक्सप्रेशन है मेरे पास, इसको मैंने लिखना है इस तरह से। अब दोनों तरफ ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, अब मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास तो सिर्फ 1 रह जाएगा और यहाँ पे मेरे पास अच्छा, चूँकि आगे आप इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगानी आती है तो मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी। यू नो दैट कि सबसे पहले आपको, मतलब एक दफ़ा आप जे ओमेगा को ए रखोगे, बल्कि माइनस ए रखोगे, और फिर आप जे ओमेगा को माइनस बी रखोगे और फिर आप इसको सॉल्व करोगे। तो जो अपर केस ए और बी की जो फाइनल वैल्यूज़ आती हैं मैं यहाँ पे वो लिखने लगी हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिकली जो वाई ओमेगा है विच इज़ इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है, वो मेरे पास ट्रांसफॉर्म होके आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए -1 डिवाइडेड बाय
बी माइनस ए, ठीक है। अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि अब मैं इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लूँ, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ अगर फोरियर इन्वर्स अप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो फोरियर इन्वर्स ऑफ वाई ओमेगा इज वाई ऑफ टी, और ये किसके बराबर है? अच्छा, ये हम लोगों ने अभी देखा था कि जो एक्स ए टी है, मसलन ई रेस्ट टू पावर ई टी का ट्रांसफॉर्म ये था। अब आप नोट करो तो आपके पास यही बेसिकली चीज़ है, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो वही रहेगा ना, क्योंकि लिनियरिटी की प्रॉपर्टी है। तो हम इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, और इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं ई रेस्ट टू पावर माइनस बी टी, और साथ यू ऑफ टी भी आएगा, ठीक हो गया। तो आप अगर नोट करो तो ये तो है थोड़े से सिंपल सिग्नल से हो सकता है कि आपका जो आपने जब ये कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया हो तो यहाँ पर भी आपके पास रिजल्ट आराम से आ गया हो, लेकिन अदरवाइज़ इस तरीके से अगर हम कन्वोल्यूशन करते हैं, यानी कि दो सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाना, उनको मल्टीप्लाई करना, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना, और फिर एंड पे फोरियर ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेना, ये निस्बतन आसान तरीका। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोगों ने देखना है कि ये कैसे होता है। अच्छा, अब यहाँ से आगे चलते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी हमारी लास्ट है, और फिर इस प्रॉपर्टी के बाद हम फिर कुछ मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे। अच्छा, ओके, अब हम लोगों ने ये देखा कि प्रीवियस सेक्शन में कि कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन लीड्स टू मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसका मतलब है कि ड्युअलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, यानी कि अगर टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन हो रही होगी, ठीक है। तो इसलिए हम ये बिल्कुल लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मसलन if two signals get multiplied in time domain which are represented here like r of t into p of t, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में की कन्वोल्यूशन होती है 1/2 पाई का फैक्टर नॉर्मलाइज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसकी अब हम एक एग्ज़ाम्पल करने लगे हैं, और ये जो बेसिक एग्ज़ाम्पल है ना, ये आपके कम्युनिकेशन सिस्टम की यूँ आप समझ लो कि बैकबोन है। तो इस एग्ज़ाम्पल को आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। अच्छा, देखो, अब पहले तो थोड़ा एग्ज़ाम्पल को समझना आपने कि इसमें करना क्या है। जब तक समझ नहीं आएगी एग्ज़ाम्पल तब तक सॉल्व नहीं कर सकोगे। अच्छा, लेट आर टी बी अ सिग्नल हु स्पेक्ट्रम इज़ गिवन बिलो। ये हमें आर ओमेगा गिवन है, ठीक है। आर टी इज़ अ सिग्नल, टाइम डोमेन सिग्नल है हमारा, और उसका स्पेक्ट्रम यानी कि आर ओमेगा हमें यहाँ पे गिवन है। इफ़ दिस सिग्नल गेट्स मल्टीप्लाइड बाय अनदर सिग्नल पी ऑफ टी विच इज़ गिवन बाय दिस, प्लॉट द ट्रांसफॉर्म ऑफ द रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेटिव सिग्नल, ठीक है। तो आर टी का ट्रांसफॉर्म गिवन है, आर टी मल्टीप्लाई हो रहा है पी ऑफ टी से, मतलब आर टी पी टी हमें परफॉर्म करना है, और आर टी इंटू पी टी यानी कि इस मल्टीप्लिकेटिव सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म आएगा उसको हमें प्लॉट करना है, ठीक है। तो उस ट्रांसफॉर्म तक हम लोगों ने पहुंचना है। अच्छा, इसका सोल्यूशन बहुत मुश्किल नहीं है, सोल्यूशन बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि हुआ क्या है। अच्छा, मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि आर टी और पी टी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इसका मुझे ट्रांसफॉर्म बेसिकली सिग्नल का चाहिए, ठीक है। तो जो ट्रांसफॉर्म है वो बराबर है इन दोनों सिग्नल्स के, ये मेरे पास है, ठीक है। तो मुझे अब करना क्या है, मुझे पी ओमेगा चाहिए, और फिर मुझे पी ओमेगा के बाद उन दोनों को कन्वॉल्व करना होगा, ठीक है। और बेसिकली अगर आपको याद हो तो हमने इससे पिछले लेक्चर में कॉज ओमेगा और साइन ओमेगा के ट्रांसफॉर्म्स सीखे थे, और वो बेसिकली इस प्रॉपर्टी की खातिर सीखे थे, क्योंकि अगर मेरे पास दो सिग्नल्स इस तरह के से मल्टीप्लाई हो रहे हो कि एक सिग्नल ए पीरियोडिक है और सिग्नल पीरियोडिक है विच इज़ द केस हेयर, तो इस तरह से तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक के ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूँ और एक के ऊपर फोरियर सीरीज अप्लाई करूँ, वो मुझे दैट मैथ्स विल लीड मी नोवेयर।
तो फिर हमने एक यूँ समझ लो कि एक तरीके से जो साइन वेव है उसका भी ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा है ताकि हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकें। ओके, तो नाउ आई एम गिवन विद आर ओमेगा, आई नीड टू फाइंड पी ओमेगा एंड देन आई नीड टू कन्वॉल्व दीज टू सिग्नल्स। अच्छा, अब हम लोगों ने कल ये जो सिग्नल मेरे पास पी ओमेगा है विच इज़ कॉज, नहीं पी ओमेगा तो कॉज नहीं है, पी ओमेगा पी टी इज़ कॉज ओमेगा नॉट टी, इसका ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा था। प्लीज़ रेफर टू दैट लेक्चर। ये मेरे पास जो ट्रांसफॉर्म है दैट इज़ गिवन बाय दिस सिग्नल, ठीक है। और मुझे ये प्लॉट करना पड़े तो मुझे करना आना चाहिए। दो इम्पल्सेस हैं, एक माइनस ओमेगा नॉट पे, एक ओमेगा नॉट पे। इन दोनों की हाइट या एरिया, नॉट हाइट, हाइट तो इन्फिनिटी है, पाए है, ठीक है। ओके, अब देखो, अब मैं इस इक्वेशन को यूज़ करने लगी हूँ। 1/2 पाई आर ओमेगा की इक्वेशन तो है हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन लेट मी राइट आर ओमेगा लाइक दिस, इट इज़ required to be convolved with this signal, ठीक है। अच्छा, ये वाला पाए तो इस पाए से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास यहाँ पे बचेगा 1/2। और अब आप देखो कि इस आर ओमेगा को पहले कन्वॉल्व होना है इसके साथ और फिर मतलब आर ओमेगा ने पहले इसके साथ कन्वॉल्व होना है और फिर आर ओमेगा ने इसके साथ कन्वॉल्व होना है। तो हमने कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी थी बड़ी डिटेल में, वो इसीलिए पढ़ी था कि हमें याद रहे कि इफ़ आर ओमेगा गेट्स कन्वॉल्व विद अ शिफ्टेड इम्पल्स, इफ़ आर ओमेगा गेट्स कन्वॉल्व विद अ शिफ्टेड इम्पल्स, तो आर ओमेगा बेसिकली उस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे पॉज करके सोचना है पहले कि ये जो मेरी पास इम्पल्स है डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ये है कहाँ पर, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करो और सोचो। ये वाली जो पल्स है मेरे पास, ये है माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर, और ये वाली जो पल्स है मेरे पास, ये है ओमेगा नॉट के ऊपर, ठीक है। तो इक्वेशन तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ ना, इक्वेशन तो यहाँ पे मतलब उसको तो लिखना कोई मसला नहीं है। ये इक्वेशन लिखी जाएगी इस तरह से। अब सीन ये है कि इसको प्लॉट कैसे करना है, बिकॉज एक्चुअली जो सवाल है वो तो प्लॉटिंग का है। अच्छा, लेट अस डू इट वन बाय वन। ये मेरे पास आर ओमेगा का ट्रांसफॉर्म था इस तरह से। ओके, मैं उसकी शक्ल उस तरह नहीं बना सकती, लेकिन प्लीज़ डोंट माइंड। ओके, ये मेरे पास माइनस ओमेगा 1 से ओमेगा 1 वेरी हो रहा है, इसको मुझे कन्वॉल्व करना है इस सिंपल्स के साथ जो कि माइनस ओमेगा नॉट पे है। अब ये पूरे का पूरा जो स्पेक्ट्रम है ना, ये शिफ्ट होके माइनस ओमेगा नॉट पे चला जाएगा। तो ये सिग्नल कैसे बनेगा, यानी कि जो ज़ीरो वाला मतलब हर पॉइंट में माइनस ओमेगा नॉट का शिफ्ट आएगा। तो ज़ीरो तो एग्जैक्टली माइनस ओमेगा नॉट पे जाएगा, और जो माइनस ओमेगा 1 है वो ज़ाहिर शिफ्ट होके माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट, और जो ओमेगा 1 है वो शिफ्ट होके ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट। अब डिपेंड करता है, माइनस ओमेगा नॉट इज़ नेगेटिव, तो ऑफ कोर्स ओवरऑल ये वाली वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। तो ये वाला सिग्नल, ये सिग्नल व्हेन इट विल गेट कन्वॉल्व विद द शिफ्टेड इम्पल्स सच दैट के इम्पल्स माइनस ओमेगा नॉट पे सिचुएटेड है, तो ये पूरा स्पेक्ट्रम उठ के इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ज़ाहिर है कि इसके साथ एक 1/2 का फैक्टर भी है, तो इसकी जो हाइट है अब ये बेसिकली रिड्यूस हो जाएगी। मैंने तो यहाँ पे है इसकी शक्ल ऐसी नहीं बनाई, लेकिन इसका अगर हाईएस्ट एम्पलीट्यूड 1 था तो ये जो शिफ्टेड सिग्नल है इसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड 1/2 होगा। और इसी तरह से अगर मेरे पास दो सिग्नल्स कन्वॉल्व इस तरह से हो रहे हैं कि ये एक सिग्नल है मेरे पास और ये कन्वॉल्व हो रहा है ऐसी इम्पल्स के साथ जो कि ओमेगा नॉट के ऊपर है, ठीक है, तो मुझे रिज़ल्ट मिलता है इस तरह का, ठीक है। अगेन इसकी हाइट, आई एम सॉरी, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इट शुड बी 1/2 एंड दिस सिग्नल हैज़ अ सेंटर ओमेगा नॉट।
अच्छा, अब यहाँ पे ना इस पॉइंट के ऊपर रुक के दो तीन चीज़ें हैं समझने वाली। एक तो पहली बात यहाँ पे ये है कि यू मस्ट ऑल वेरी नो वेरी वेल कि व्हाट इज़ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ हम आप लोगों ने हमेशा ये सुना होगा, विच इज़ ट्रू, कि इट इज़ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी एंड लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो सिग्नल में जितनी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी का लोएस्ट फ्रिक्वेंसी से डिफरेंस लेते हैं, एंड दैट इज़ बैंडविड्थ। अच्छा, अब आप नोट करो कि इस सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो कितनी है। ये सिग्नल अगर आप नोट करो ना तो ये इसकी सेंट्रल फ्रिक्वेंसी ज़ीरो है। ठीक है, ये कुछ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ज़ीरो से बड़े हैं, कुछ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ज़ीरो से छोटे हैं। जो ज़ीरो से छोटे यानी मतलब नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे जो वैल्यूज़ हैं उनको हम अपनी मैथमेटिकल ईज़ के लिए बनाते हैं। यू नो वेरी वेल कि दे डोंट एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा, तो एक्चुअली इस सिग्नल की में जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, ये इस फ्रिक्वेंसी सिग्नल की लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है, इसको मैं एफ एल लिख लेती हूँ। और ये जो पॉइंट है यानी कि ओमेगा वन, ये सिग्नल की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। तो इस सिग्नल की जो बैंडविड्थ है, ये वाला जो सिग्नल है, इसकी बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा वन माइनस ज़ीरो, यानी कि ओमेगा वन। ठीक है, और ऐसे सारे सिग्नल्स जिसमें लोएस्ट फ्रिक्वेंसी ज़ीरो हो उनको हम बेस बैंड सिग्नल्स बोलते हैं, बेस बैंड सिग्नल्स। अच्छा, अब इस सिग्नल को देखो, इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, इसको हम कह सकते हैं ओमेगा वन प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, और इसकी जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ माइनस ओमेगा वन प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये पहले ओमेगा वन के ऊपर था, इसमें ओमेगा नॉट का शिफ्ट आया तो ये अब आ चुका है ओमेगा वन माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर। ये वाला जो पॉइंट है वो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे हमें मिला है। ठीक है, माइनस ओमेगा वन पे था, तो माइनस ओमेगा वन प्लस ओमेगा नॉट हमें यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो जब व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन तो यू विल गेट टू ओमेगा नॉट। ओके, तो ये देखो कि हम लोगों ने जब उसको शिफ्ट किया है ना, अब इस तरह के सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं ले रहे, उसमें हम एक नॉन ज़ीरो वैल्यू से स्टार्ट ले रहे हैं। तो इस हम लोगों ने जब इस तरह सिग्नल को कन्वॉल्व करते हैं, मतलब मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात कर रही हूँ, हम जब सिग्नल को कन्वॉल्व करते हैं किसी इम्पल्स के साथ, और जो रिजल्टेंट सिग्नल आता है उसकी बैंडविड्थ बेसिकली डबल हो जाती है। इस तरह के सिग्नल्स को हम पास बैंड सिग्नल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ओवरऑल हम लोगों ने काम किया ना, इसको हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है कि इस सिग्नल में बहुत, यूँ समझ लो कि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम थी, इट वाज नॉट केपेबल इनफ टू ट्रेवल अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने इसको एक ऐसे सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई किया जिसमें कैपेबिलिटी या पावर ज़्यादा थी। ठीक है, मैं फ़िलहाल एक लफ्ज़ पावर का इस्तेमाल कर रही हूँ, बट इट इज़ नॉट अ वेरी वेरी अप्रोप्रिएट टर्म। ठीक है, उसकी बेसिकली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, कॉज ओमेगा नॉट। ठीक है, लेकिन मैंने पावर का लफ्ज़ इससे इस्तेमाल किया बिकॉज इट वॉज केपेबल इनफ टू टेक दिस सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम थी, हम लोगों ने इसको कन्वॉल्व किया एक ऐसे सिग्नल के साथ जिसके मल्टीप्लाई किया, टाइम डोमेन में तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, मल्टीप्लाई किया एक ऐसे सिग्नल के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, तो उस सिग्नल यानी कि कॉस ओमेगा टी ने बेसिकली उसको लेकर उसकी फ्रीक्वेंसीज को ज़्यादा कर दिया, एंड इवेंचुअली इट बिकेम केपेबल टू ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ओवरऑल हमारे पास जो सिग्नल का ट्रांसफॉर्म बनेगा, क्योंकि ये तो मैंने अलग अलग फ़िलहाल आपको करके दिखाया ना, हमारा जो सिग्नल था वो, सॉरी ये सिग्नल की शक्ल ये थी, जो सिग्नल था वो कन्वॉल्व हो रहा था इस तरह से दो इम्पल्सेस के साथ, दोनों की हाइट पाई थी, लेकिन हमें कन्वॉल्व करने के बाद एक्चुअली इसको 1/2 पाई से मल्टीप्लाई भी करना था। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सिग्नल बना वो ये और ये, यहाँ अगर आप नोट करो मैंने हाइट थोड़ी कम रखी है, तो ये मेरे पास है ओमेगा नॉट, ये मेरे पास है माइनस ओमेगा नॉट, और इनकी हाइट्स हैं 1/2। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट सिग्नल है ना, मल्टीप्लिकेटिव सिग्नल, उसका ट्रांसफॉर्म है। अच्छा, ओके, अच्छा, अब एक चीज़ आप लोगों ने ज़रा करके देखनी है, ये मैं फ़िलहाल कराऊंगी नहीं, आप इसको ज़रा प्लीज़ ट्राई करो।
लेट्स सपोज कि आपके पास ये वाला सिग्नल है और आपने इसे फिर से कन्वॉल्व करना है इस सिग्नल के साथ। ये है माइनस ओमेगा नॉट पे और ये है ओमेगा नॉट पे। प्लीज़ ट्राई इट। ये सिग्नल है आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में। लेट्स सपोज कि आपने एक और कॉन्वोल्यूशन करनी है, यानी कि इस सिग्नल की इस सिग्नल के साथ, तो आपने ज़रा खुद से देखने के रिजल्टेंट सिग्नल क्या आता है। अच्छा, अब इसी प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास अब एक फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है, मतलब अब मुझे जो मल्टीप्लिकेटिव सिग्नल बनाना है ना, जो साइट एक मल्टीप्लिकेटिव सिग्नल का ट्रांसफॉर्म बनाना है, तो जो दो सिग्नल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोज टू सिग्नल्स आर एफ ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस 10t सच दैट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू रेक्ट टी बाय 4। ठीक है, अब मुझे कोई ड्राइंग गिवन नहीं है। अब मुझे कहा गया है कि मैंने इस सिग्नल का ट्रांसफॉर्म बनाना है और एफ टी मेरे पास ये है। तो अब मुझे बेसिकली इसमें से हर सिग्नल का टाइम डोमेन सिग्नल भी बनाना आना चाहिए और फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल भी बनाना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी मेरे पास प्लॉट होके बनेगा -2 से 2, ठीक है, और एफ ऑफ ओमेगा मेरे पास बनेगा एक सिंक सिग्नल। ठीक है, इसकी अगेन यू शुड पॉज दिस वीडियो हेयर एंड थिंक कि पहली ज़ीरो क्रॉसिंग इसकी कहाँ पर आएगी। इट वुड बी एट π/2, दिस इज़ एट -π/2। ठीक है, ओके। अब मेरे पास cos 10t, इसको फ़िलहाल मैं cos 10t ही लिख लेती हूँ। यू नो वेरी वेल कि cos 10t को अगर प्लॉट करना है तो इसकी शक्ल कैसी बनेगी। इसका कितना होगा पीरियड, ये 10 इसका ओमेगा है, तो यू मस्ट नो कि इसका पीरियड कितना बनेगा, कैपिटल टी, और ये कंटिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल है। ओके, और अब मुझे क्या बनाना है इसका ट्रांसफॉर्म। दैट इज़ वेरी सिंपल, -10 और 10। ठीक है, और इसकी हाइट दोनों की है पाई। ओके, अब मैंने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सिग्नल कहाँ से कहाँ तक आएगा। पॉज दिस वीडियो हेयर एंड देन थिंक कि अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास रिजल्टेंट सिग्नल क्या आएगा। रिजल्टेंट सिग्नल मस्ट बी फ्रॉम -2 से 2। मुझे है अभी ये तो पता है कि यहाँ पे ऐसे बनेगा, लेकिन दिस इज़ अ रफ गैस, नॉट इट माइट नॉट बी अ करेक्ट सिग्नल इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। ठीक है, ओके। तो ये सिग्नल जब इस सिग्नल से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टेंट सिग्नल ये होगा। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या फ़र्क पड़ेगा, विद प्रैक्टिस यू नो राइट अवे व्हाट टू डू, बट बेसिकली ये वाला सिग्नल अब इस सिग्नल के साथ कन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, कन्वोल्यूशन का मतलब है कि हाफ ऑफ इम्पल्स के साथ कि ये वाला सारा का सारा सिग्नल पहले शिफ्ट होके इधर जाएगा, मतलब -10 के ऊपर, और फिर जब ये वाला सिग्नल कन्वॉल्व होगा इस इम्पल्स के साथ तो ये शिफ्ट होके मतलब आगे की तरफ चला जाएगा, यानी कि 10 के ऊपर। तो पहले मुझे इसको बनाना है इस तरह से, ठीक है, और नहीं, अभी थोड़ी जगह वाइज काम हो गई है। ओके, तो ये जो इसकी जो पहली ज़ीरो क्रॉसिंग है ये आएगी ऑफ कोर्स -10 प्लस π/2। ठीक है, -10 -π/2 होना चाहिए, -10 -π/2, और बाकी भी फिर आप फिगर आउट कर सकते हो। अच्छा, ओके, तो मेरे पास एक और इसकी एग्जांपल है। मुझे इस सिग्नल का ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़। अच्छा, पहले टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने से पहले
फॉर वेरिफिकेशन पर्पस हमें वैसे भी पता होना चाहिए कि सिग्नल का ट्रांसफॉर्म कैसे निकलता है। तो जब आप इस सिग्नल का ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो उसके लिए आपने करना ये है कि -t से लेकर 0 1 e -j ओमेगा t dt प्लस 0 से लेकर t -1 e -j ओमेगा t dt। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे और आपको इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा वही मिलेगा। ठीक है, बीच के स्टेप्स मैंने मिस किए लेकिन वो आपको करने आने चाहिए। अच्छा, ओके। एक चीज़ और होती है, ये मेरे पास जैसे 1/j का फैक्टर यहाँ पे आ रहा है ना, तो अगर मैं 1/j को मल्टीप्लाई कर दूँ j/j से, ये शायद हम लोगों ने चीज़ क्लास में भी डिस्कस की हुई है। तो ये मेरे पास देखो क्या होगा, -j और यहाँ पे आ गया j का स्क्वायर। ठीक है, j का स्क्वायर इज़ -1, तो ये मेरे पास ओवरऑल j बन जाएगा। तो अगर हम -1/j लिखा हो हमारे पास तो उसको हम दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू j। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 4j ओवर ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा t ओवर, it should be 2 not t I guess, it should be, एक मिनट, मेरा तो यही हाल है, इट शुड बी यहाँ पे 2 आना चाहिए। अच्छा, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का डायरेक्टली ये आया, तो इसलिए मैंने आपको मतलब यहाँ बता रही हूँ कि जिन लोगों का -1/j आ रहा होगा तो, और यहाँ जिनका न्यूमरेटर में j आ रहा होगा तो 1 एंड द सेम थिंग। ओके, तो हाँ, इसका अगर हमें डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो हम इस तरह से निकालेंगे, लेकिन अगर हम लोगों ने टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगानी है तो फिर हम कुछ इस तरह से करेंगे कि हमें इस सिग्नल का ट्रांसफॉर्म पता है। इस सिग्नल का ट्रांसफॉर्म होता है 2/ओमेगा साइन ओमेगा t/2। ठीक है, अब जो सिग्नल है मेरे पास उसका पहला पार्ट तो ये है, मतलब ये दिस इज़ लाइक हाफ पोर्शन ऑफ x ऑफ t। इसी क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, अगेन यू शुड पॉज दिस वीडियो हेयर एंड फर्स्ट ट्राई टू राइट दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम लिखते हैं रेक्ट t/τ। ये हम लोगों ने पहले सीखा है, t/τ। अच्छा, इसको अगर हम रेक्ट t/τ लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये शिफ्टेड है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इसको हमें लिखना चाहिए रेक्ट t प्लस t/2, ये जो जितना शिफ्ट इसमें आया है डिवाइडेड, नहीं सॉरी, इसको थोड़ी डिवाइड करना है हम लोगों ने, आर्ग्यूमेंट को ही डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय τ। ठीक है, अब इसका ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी पहले आप यहाँ पे देखो। टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी कहती है कि ट्रांसफॉर्म ऐसे ही लिखा जाता है, साथ एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ जाता है जितना ट्रांसफॉर्म, जितना यानी कि शिफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ होता है। तो शिफ्ट t/2 का है, तो t/2 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन आएगा। इसी तरह से जो दूसरा सिग्नल है, मैं इसको फिलहाल पॉजिटिव वो बना देती हूँ, फिर नेगेटिव साइन को हम हैंडल कर लेंगे, तो ना आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, दूसरा सिग्नल मेरे पास ये है। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हो कि दिस इज़ रेक्ट t माइनस t/τ डिवाइडेड बाई t। ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्म कैसे लिखेंगे, 2/ओमेगा साइन ओमेगा t/2 e -j ओमेगा t/2। ठीक है, और
अब जो गिवन सिग्नल है मतलब एक कि हम कह सकते हैं कि जो गिवन हमें ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो एक्स ऑफ ओमेगा इज बेसिकली इक्वल टू 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई टू ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी बाई टू माइनस 2 बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई टू ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी बाई टू। मैंने माइनस इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो सेकंड हाफ है इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव कंसिडर किया था, बेसिकली ये नेगेटिव साइड पे है, ठीक है, जो सवाल की स्टार्ट है मैंने बनाया है। ओके, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर एज दिस, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले ये जो सिग्नल था इसका पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा और फिर टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगा के सीखा है। तो आपको भी ये दोनों तरीके आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ओके, देयर इज़ वन एग्जांपल बट वी कैन स्किप इट आई गेस। और अब हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब अच्छा ओके, मैंने यहाँ पर स्लाइड में कुछ लिखा हुआ नहीं है बिकॉज आई लेट यू नो व्हाई। दिस इज़ सिस्टम्स कैरेक्टराइज्ड बाय लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस, और हम सीखने ये लगे हैं कि ये जो सिस्टम्स होते हैं जब हम इनको डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो इनको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल आपका वोष्टी में भी था और आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने इससे गलत किया है। आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 5-6 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि हम उसका होमोजेनियस सोल्यूशन निकालते हैं, फिर हम उसको उसकी इनपुट को देखते हुए ये फैसला करते हैं कि इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसा निकलेगा। फिर हम पर्टिकुलर सोल्यूशन का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर हम दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं। फिर हम कांस्टेंट्स C1 और C2 निकालने के लिए पहले इनिशियल कंडीशंस को देखते हैं। तो देयर आर प्लेंटी मैनी स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी डन बिफोर वी गेट द फाइनल आंसर, राइट। तो एक और ज़्यादा आसान तरीका है जो भी हम देखने लगे हैं, और मैं अभी यहाँ पर आपको ना एग्जैक्टली वही एग्जांपल्स कराने लगी हूँ जो कि आपके लेक्चर्स में बेसिकली उसके लिए सॉल्व हुई हुई है ना। मतलब जो लेक्चर्स में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करा था, मैं ये वही एग्जांपल यहाँ पे कराने लगी हूँ ताकि फिर आप उसको वेरीफाई भी कर सको। अच्छा, लेट मी गेट दिस। अच्छा ओके, ये जो एग्जांपल 1 है ना हमारी, वो एक है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। करना मैंने ये है कि इस ओके मुझे एक्स ऑफ टी भी पता होना चाहिए। प्लीज़ नोट, ये मैंने एग्जैक्टली वही वाला सवाल लिया है जो स्लाइड्स हैं आपके लिए, तो आपके पास इसका आंसर एक्चुअली मौजूद है। अच्छा, इसको मैंने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये उसकी इनपुट है और हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। मतलब आउटपुट बेसिकली निकालनी कि अगर सिस्टम को इस तरह से रिप्रेजेंट करें और सिस्टम को ये इनपुट दें तो उसकी आउटपुट क्या निकलती है। अच्छा, इसका तरीका ये है कि सारी की सारी क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी मैं फोरियर लगाऊंगी, इसके ऊपर भी फोरियर, इसके ऊपर भी फोरियर, ठीक है। तो हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ की वजह से पता है कि अगर किसी डिफरेंशिएटेड सिग्नल के ऊपर फोरियर लगता है तो आई मस्ट गेट जे ओमेगा वाई ओमेगा। ये मेरे पास मुझे मिलेगा 0.3 वाई ओमेगा, 0.3 लिनियरिटी की प्रॉपर्टी की वजह से, और वाई टी को जब हम ट्रांसफॉर्म लेंगे तो दैट विल बी वाई ओमेगा, और 0.001 एक्स ओमेगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम वाई ओमेगा कॉमन ले लें तो ये मेरे पास बच जाएगा जे ओमेगा प्लस 0.3 इज इक्वल टू एक्स ओमेगा, और
वाई ओमेगा इज इक्वल टू 0.001.3 प्लस जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा। अब हमें एक्स ऑफ टी भी गिवन है, ठीक है, और एक्स ऑफ टी को देख के हमें डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म लिखना आता है, तो मैं ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली यहाँ पे प्लग इन करूँगी। That is 5000 2 प्लस जे ओमेगा, ठीक है। ओके, सो डिनोमिनेटर में ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो गए, आई गेट 5, और मेरे पास यहाँ पे आ गया 0.3 प्लस जे ओमेगा और 2 प्लस जे ओमेगा। आगे मुझे इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन अप्लाई करनी है। न्यूमरेटर में चूँकि यहाँ पे 5 आ रहा है, तो बेसिकली आई कैन राइट इट एज 5 इज इक्वल टू ए 2 प्लस जे ओमेगा प्लस बी 0.3 प्लस जे ओमेगा, ठीक है। तो एक दफ़ा आप जे ओमेगा की वैल्यू को -2 डालोगे, एक दफ़ा जे ओमेगा की वैल्यू को 0.3 डालोगे, और फिर आपको इस जो वैल्यूज हमें मिलेंगी ए की बी की, वो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं। तो जो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आता है, क्योंकि वाई ओमेगा इक्वल टू ए की जो वैल्यू आती है मेरे पास, दैट इज़ 2.9412 माइनस 2.9412, और इसके बाद का स्टेप ये है कि मुझे इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेना है, ठीक है। तो वाई ओमेगा का जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म है दैट इज़ वाई ऑफ टी, और इसका जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म है, अब अगेन लिनियरिटी की प्रॉपर्टी की वजह से ये लिखा जाएगा, और बाकी जो यूँ समझ लो कि 1 डिवाइडेड बाय दिस थिंग है, इसका मुझे इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेना है, तो वो मेरे पास आएगा e रेज़ टू पावर -0.3 टी, यू टी भी आएगा साथ, और इस एक्सप्रेशन का आ जाएगा -2t। ओवरऑल हम या तो उसका यू टी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं t ग्रेटर दैन 0। अगर आप नोट करो तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन पे भी यही वाला आंसर आया था। अच्छा, दूसरी एग्जांपल करते हैं, उसमें हमारे पास, अच्छा दूसरी एग्जांपल जो है ना वो एक्चुअली थोड़ी सी ट्रिकी है, और उसको हमें थोड़ा 2 नंबरी से करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो इनपुट सिग्नल है दैट इज़ यूनिट स्टेप सिग्नल, और आपको पता है कि यूनिट स्टेप सिग्नल का ट्रांसफॉर्म भी हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंट तरीके से निकाला था, बिकॉज उसका ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली नहीं निकल सकता। तो इसलिए यूजली अभी हम कर इसको इसलिए रहे होंगे, हम लोगों ने जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखा था ना, तो वहाँ पर चूँकि हम लोगों ने उस वक्त उस सवाल को यूनिट स्टेप के साथ किया था, तो दैट इज़ वाई मैं इसको अभी यूनिट स्टेप के साथ कर रही हूँ। अदरवाइज़ जब भी फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल आते हैं और उनको हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू करना होता है, तो ज़्यादातर उसमें जो इनपुट सिग्नल होता है ना, वो ज़्यादातर इस फॉर्म में होता है, क्योंकि यूनिट अगेन अभी आप देखोगे कि यूनिट स्टेप के साथ हमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आंसर निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये मेरे पास सिग्नल है, और जो मुझे गिवन है एक्स ऑफ टी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो यूनिट स्टेप सिग्नल गिवन है, और उसके बाद मुझे इस सिस्टम की आउटपुट कंप्यूट करनी है, ठीक है। दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ अगर मैं ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूं, तो ये वाली जो इक्वेशन है डी स्क्वायर वाली ट्रांसफॉर्म, वो आप है टेबल भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी, जे ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा, हम जितनी दफ़ा ट्रांसफॉर्म लें तो जे ओमेगा मतलब उतनी दफ़ा उसकी पावर अपीयर हुई थी। अगर मैं डी क्यूब बाई डी टी क्यूब करूँ तो जे ओमेगा क्यूब इंटू वाई ओमेगा, आई एम सॉरी ये ओमेगा तो मैं नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि ये हम डिस्क्रीट टाइम के लिए शो करते हैं, ये ठीक है। फिर जे ओमेगा इंटू वाई ओमेगा प्लस 2 वाई ओमेगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। और ये मेरे पास अगर मैं वाई ओमेगा को यहाँ पे रखूँ, तो ये एक्स ओमेगा डिवाइडेड बाय
माइनस ओमेगा स्क्वायर, बाकी इसको हम माइनस जे ओमेगा स्क्वायर ही रहने देते हैं। प्लस 2, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक्स ओमेगा मैं देखूँ तो वो तो उसमें एक इम्पल्स फंक्शन भी है जिसकी वजह से ओवरऑल मुझे थोड़ा सा मसला हो सकता है, या पार्शियल फ्रैक्शन की कंप्यूटेशन में एक्चुअली प्रॉब्लम होगी। तो उसका फिर तरीका ये है कि मैं फ़िलहाल जो यूनिट स्टेप सिग्नल है ना उसको अज्यूम करूँ कि इट कैन बी रिटन एज like this but with limit a approaching to 0। तो अगर मैं लिमिट ए अप्रोचिंग टू ज़ीरो लिख लेती हूँ तो फिर ई टू माइनस एटी ऑफ कोर्स इट कैन अप्रोच टू ज़ीरो एंड यू टी विल बिकम इक्वल टू यू टी। तो इसको हमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ही एक्चुअली सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज यूनिट स्टेप फंक्शन को थोड़ा सा इज़ अ ट्रिकी सिग्नल टू हैंडल। ओके, तो इसका फिर जब मैं ट्रांसफॉर्म लूँगी तो वो मेरे पास कुछ लिखा जाएगा इस तरह से। इसके भी हम रूट्स लिख लेते हैं ताकि फिर ये इकट्ठा ही लिखा जाए। जे ओमेगा प्लस 2 और जे ओमेगा प्लस 1, ठीक है। और इसके ऊपर जब मैं अप्लाई करूँगी फोरियर ट्रांसफॉर्म तो आई नीड टू राइट एक्चुअली दिस फ्रॉम नाउ ऑन, और ये मेरे पास आ जाएगा ए प्लस जे ओमेगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, ये बस ये तीन फैक्टर्स आ गए और मुझे अब इसके ऊपर अप्लाई करना है पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन। तो अब इस लिमिट को है अगर मैं बाहर लिख दूँ तो थोड़ी सी मुझे आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये तीन मेरे पास डिनोमिनेटर में टर्म्स अपीयर हो रही हैं तो उनको मैंने इस तरह से लिख दिया। अच्छा, अब पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन जो हम लोगों ने अप्लाई की, तो अच्छा अप्लाई करने से पहले मेरे पास कुछ मतलब लिमिट तो हमें यह लिखना ही पड़ेगा। ये मेरे पास आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय जे ओमेगा प्लस 1 जे ओमेगा प्लस a प्लस b इंटू जे ओमेगा प्लस 2 जे ओमेगा प्लस a, और फिर c लिख के बाकी मतलब दो टर्म्स हमारे पास एक 2 के साथ और एक मतलब 1 के साथ, ये 2 के साथ और 1 के साथ ये दो टर्म्स जो है यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा, ओके, अब हम लोगों को जो a डिटर्मिन करना है तो a इज़ बेसिकली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2 plus 1 minus 2 plus a, and now we can put a is equal to 0 here। मेरे पास a आ जाएगा 1/2। इसी तरह से b will be equal to 1/a minus 1, जो कि आ जाएगा -1 आई गेस, ठीक है। और इसी तरह से c इज़ इक्वल टू 1/a प्लस 2 a प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो a b c की वैल्यूज़ मेरे पास इस तरह से आ जाएंगी लिमिट अप्लाई करने के बाद। और अब अच्छा एक नोट करना कि मैंने अभी a b c की वैल्यूज़ को लिमिट अप्लाई कर ली, मैंने यहाँ पर अभी जो है ना ये वाला डिनोमिनेटर फैक्टर इसमें लिमिट अभी अप्लाई नहीं की, एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। अच्छा जी, 1/2 जे ओमेगा प्लस 2 और -1 डिवाइड बाय जे ओमेगा प्लस 1 और लिमिट a टेंस टू 0 1/2 a प्लस जे ओमेगा। मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं किया इस लिमिट को, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर दूँ तो फिर मेरे पास इसका इन्वर्स लेना पॉसिबल नहीं रहेगा।
ओके, अब मैं इस लिमिट में यहाँ रखते हुए इन्वर्स लूँगी तो वाई ओमेगा मेरे पास बन जाएगा वाई ऑफ टी, ये मेरे पास बन जाएगा 1/2 e raised to power minus 2t minus e raised to power minus t plus 1/2. अब ये जो है बाकी इसका अगर हम लें तो e raised to power minus at इसका ट्रांसफॉर्म बनता है, ठीक है। नाउ विल अप्लाई लिमिट सो दैट कि दिस थिंग बिकम्स इक्वल टू 1 या फिर u ऑफ t, और ओवरऑल दिस इज़ वैलिड फॉर t ग्रेटर दैन 0। तो ये मेरे पास इसका आंसर आता है। तो एक्चुअली आई अंडरस्टैंड कि u ऑफ t को हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ यूँ समझ लो 2 नंबरी से हैंडल किया, या थोड़ा डिफरेंट तरीके से हैंडल किया है, बट दिस इज़ द सेम रीज़न कि u ऑफ t एक्चुअली मैथमेटिकली भी इसी तरह का सिग्नल है जिसको हमें फिर थोड़ा मुश्किल से हैंडल करना पड़ता है। इट इज़ अ डिफरेंट सिग्नल दैन डी। तो ओके, तो कॉन्सेप्ट बेसिकली इस टॉपिक का ये था कि जब हम मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोगों ने एक टाइम डोमेन में रहते हुए भी सॉल्व करना सीखा था। यहाँ पे हम लोगों ने पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म किया, फिर हम लोगों ने उसको सॉल्व करना सीखा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ ट्राई टू डू सर्टेन एग्जांपल्स, प्रेफरेबली आप, मैंने आपको इसी का जिक्र अभी किया है पहले कि एक्स ऑफ टी को अगर आप इस फॉर्म में लोगे माइनस 2t माइनस 3t वट एवर, वो ज़्यादा उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। बेसिकली यू नीड टू नो हाउ टू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन एंड देन you must be able to transform back, take the inverse transform and get output in time domain, ठीक है। तो ओके, ये हमारा चैप्टर जो है ना यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आपको इस चैप्टर में बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना आना चाहिए, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ का यूजेज आना चाहिए, कॉन्वोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स ये जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने 4.7 का पढ़ा है। और काफ़ी ज़्यादा जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ना, कम से कम आज के दिन जो हम लोगों ने की हैं वो रेक्ट और सिंग से रिलेटेड थी। प्लीज़ इन दोनों सिग्नल्स के बारे में अपना कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने क्लियर करना है, ताकि इसका कोई सवाल आए तो वो आपका गलत ना हो। तो बाकी आपके चूँकि कमिंग मंडे को इन दोनों लेक्चर्स में से क्विज़ेस हैं, तो प्लीज़ उससे पहले अगर आपका कोई सवाल है तो डू आस्क मी एनी टाइम यू वांट टू, ताकि फिर आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।